प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथी अपने अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से लगे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का श्री गणेश करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जहाँ दो अन्य मनस्क चीज़ों में संतुलन कैसे साधें, दो विपरीतार्थक, दो दिशीय तैयारी के बीच में अपने लक्ष्य को कैसे साधें। मैं और साथ ही में ये भी बात कर रहा हूँ कि आपके जीएस में टॉपिक वाइज कैसे चीज़ों को आप मेहनत करें, समराइज़ करें, कंसंट्रेट करें। हमारी बात हो या आपकी, उन सब बातों पर बहुत गंभीर होने की ज़रूरत नहीं जो केवल अपने को संपुष्टकारी साक्ष्य जैसी होती हैं। मेजर थीम क्या है? आपका पढ़ना। और मेरा मेजर थीम क्या है? ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ सुनाना कि जिससे आप पढ़ने को मजबूर हो जाए। बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न कोई लोकप्रियता, न आकांक्षा या पुकार कि चैनल बढ़े, भीड़ जुटे, आमदनी हो। नहीं, एकदम यह निःसंकल्प निस्भाव से, निष्कपट भाव से, यही कि आप जहां भी मुझे सुनते हैं, दूर दराज, पूरे ऑल इंडिया, यूट्यूब चैनल है तो ऑल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर बच्चे हमसे अपने स्टेट से जुड़े हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो में कहता रहता हूं कि मैं अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों के प्रति समर्पित भी हूं। उसकी वजह है कि मैं वहां का स्टूडेंट हूं, वहां का वासी हूं। मेरा स्कोप कोई बहुत बड़ा वो सब नहीं है। और संबंधित न्यायिक सेवा की तीनों परीक्षाएं जो कमीशन और क्रमशः माननीय उच्च न्यायालय आयोजित करवाता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा क्रिएशन है, छोटा सा अनुप्रयोग है हमारा। आप लोग जान ही रहे हैं, पिछले सितंबर महीने से श्री गणेश हुआ है। ये सितंबर गुजरा, वार्षिकी पूरी हो गई। हम लोग अक्टूबर में आज 4 अक्टूबर को बात कर रहे हैं क्योंकि अभी 12 नहीं बजा है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्योग्राफी में, जो कि यूपी एपीओ के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रेस्क्राइब्ड है और जहां से वो ट्रेडिशनली पिछले 15 साल का इतिहास देखें, सवाल बनाते ही हैं। ज्योग्राफी से भी जो क्वेश्चन आने हैं मेरे हिसाब से, सामान्य विज्ञान 8 अंक, करंट 10 अंक, इतिहास 8 अंक, राष्ट्रीय आंदोलन 8 अंक, भारतीय राजनीति, विश्व का भूगोल और जनसंख्या दोनों मिलाकर 8 अंक है। हमने उधर से जो देख करके बोला, वो उधर मेरा वो एक टाइम टेबल टाइप का टंगा है जिसमें सिलेबस पे अंक टंगा है, वही देख के मैं बोला। तो आपको एक आवश्यक पहलू कहूँगा आपसे, जो बच्चे नए हैं, मार्केट से खरीद लाइए बुक। होम मिनिस्टर भारत सरकार अमित शाह ने इस साल की होने वाली जनगणना, जो 2000 हर 10 साल पे होती रही है कोरोना की वजह से, 2011 में हुई थी, 21 में ही हो जानी थी, उसका आंकड़ा आ जाना चाहिए था। फिलहाल अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो शुक्र मनाइए कि 2011 में जो अंतिम जनगणना के आंकड़े आपके पास हैं, वो आपके लिए 2 बमुश्किल 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, नहीं तो 2 जरूर, 2 सवाल जनसंख्या व नगरीकरण से हो सकते हैं। कभी कभी मुड़िया गया एग्जामिनर तो 3 पूछ लेता है। तो और ये होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा, समझ रहे हैं? वो सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा। और आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी मेंशन नहीं है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि अभयारण्य से जुड़ा कोई ऐसा सवाल जो करंट पॉइंट से हो, इकोलॉजी से जुड़ा ऐसा कोई सवाल जो उत्तर प्रदेश के करंट से जुड़ा हो, आपको समझ आएगा कि अगर बाघ अभयारण्य या किसी मौसमी घटना या करंट इवेंट ऐसा जिसमें इकोलॉजी एंट्री कर गई हो, क्या आपको नहीं लगता ये इंडियन ज्योग्राफी है? तो चाहे कान ऐसे पकड़िए, चाहे कान ऐसे पकड़िए, एक ही बात हुआ। कहने का मतलब ये है कि लिखा तो सिलेबस में केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी है, लेकिन आपसे इत्तफाक बस नहीं, संजोग बस नहीं, जानबूझकर होशो हवास में
इंडियन ज्योग्राफी से भी यूपी एपीओ में 3 से 4 सवाल हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल यही बन जाता है कि मसूर के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले है। अब लीजिए, आपको कहेंगे सर एग्रीकल्चर का सवाल है। अरे भाई, एग्रीकल्चर इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पोर्शन का हिस्सा है, एग्रीकल्चर साइंस तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही साइंस के जो 8 क्वेश्चन आने हैं उसमें डिवाइड है, 4 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 2 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से, 2 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से, समझ रहे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन स्पेशल जीव विज्ञान से आता है। खास करके विज्ञान के वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्रायोगिक पक्ष से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनका जीवन में अनुप्रयोग बहुत है। आप प्रकृति देखें, आपके पास साल पेपर होगा, अधिकतर सामान्य ज्ञान में विज्ञान के सवाल जैसे बुझा हुआ चूना कहाँ प्रयोग में आता है। अब केमिस्ट्री का सवाल है, आप जो पेवर केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, जो बीएससी एमएससी हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन वो भी गच्चा खा जाते हैं। अगर वो अनुप्रयोग आधारित साइंस को प्रीफर नहीं कर रहे हैं और ट्रेडिशनली हरा कसीस का छूत सूत्र जानते हैं, यूरिया का फार्मूला उनको पता है, वो ये गलत करके चले आएंगे कि फला केमिकल किससे बनता है, या जो पटाखी फोड़ी जाती है उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। लो, या पूछ लिया गया कि जो लाल दवा डाली जाती है कुएं में, एक ज़माने में अनिवार्य थी, वो कौन सा रासायनिक केमिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो जो आर्ट साइज का बच्चा है, कॉमर्स साइड का बच्चा है, ये सब सुनता है तो उसका होश उड़ने लगता है, ये भैया ये कौन सी दुनिया में आ गए। घबराइए नहीं, 50 नंबर के पेपर में जो आपके यूपी एपीओ प्री में आना है, उसमें केवल और केवल 8 नंबर की साइंस है, 42 नंबर का आपका अपना हिस्सा हुआ। तो अगर आप साइंस छोड़ भी देते हैं तो भी आप 30 से 35 नंबर ले सकते हैं। ऐसे जो बच्चा साइंस का है उसे हिस्ट्री से परेशानी होती है, या ऐसे सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से तो नहीं होनी चाहिए लेकिन हिस्ट्री से हो सकती है, कुछ लोग रटना नहीं चाहते या इन सब चीज़ों में उलझ के जाते हैं, तो उनका नुकसान इसलिए है क्योंकि इतिहास का सेगमेंट थोड़ा बड़ा है। और आप सिलेबस उठा के अपना देखेंगे तो 8 क्वेश्चन उन्होंने कर रखा है केवल राष्ट्रीय आंदोलन पर, और 8 क्वेश्चन मेडुअल और इनसेंट हिस्ट्री पर, तो 16 नंबर कम नहीं होता है। इसलिए चाहे आप कॉमर्स के हों, समाज, हमारी बात ध्यान सुनना, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप आर्ट के हों, चाहे आप साइंस साइड से हों, लेकिन अनिवार्य रूप से हिस्ट्री बेहतर पढ़ें। हिस्ट्री की बुक के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपसे 5 मिनट चर्चा करूँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहाँ से वो सवाल बनाते हैं उनकी टॉपिक पर। ये महत्वपूर्ण है, सामान्य चर्चा परिचर्चा जो हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग उत्साह में रहें, पढ़ाई को गंभीरता से लें। सामने पीछे के जो एग्ज़ाम हमने दिए हैं, प्री या मेंस, अगर प्री नहीं हो पाया तो क्यों, मेंस नहीं हो पाया तो क्यों, उन कमियों को पाटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने अपने उन रिवर्स ना हो, वही सेम चीज़ हम फिर दोबारा करके ना आए, क्या कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप जवाब तैयार कर रहे हैं कि हमारा नहीं होगा, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं। किसी बच्चे ने, शायद अवधेश सिंह नाम है किसी अधिवक्ता बंधु का, उन्होंने पूछा है, सर सब कुछ अगर परमात्मा ही कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं बाबू। अरे बाबू, आपका करना, आपका बोलना, आपका ये पूछना कि तो फिर हम लोग वैसे फालतू की कठपुतली हैं, नहीं। आप भी परमात्मा के ही अंश हैं, और आपके अंदर ये जो विचार आया उसी परमात्मा का है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। मैं एक सार्वभौमिक सच बोलता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके निजी कार्य, अधिकार और कर्म करने की जो आपको स्वतंत्र शक्ति परमात्मा के द्वारा निवेदित की गई है, खास करके मानव जीवन में, ये हर जीव को नहीं है। गाय, भैंस, पशु पक्षी, कीट, भृंग, इनको ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने कर्म से कोई नई चीज़ बना लें, आदमी को है। इसीलिए तो कर्म अगर अच्छा किया परमात्मा के द्वारा प्रेषित आदमी जीवन पाकर, तो बहुत आगे तक लाइफ जा सकती है, बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। और अगर कर्म खराब किए तो अपने जीवन को अधोगति में ले जा सकता है, निम्न कोटि के जीवन में आपकी आत्मा भटक सकती है। तो हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, साइंस की, जीके की, जो 50 नंबर की जटिलतम स्थिति बनाए हुए है 2018 के बाद से। ऐसे ही जुडिशरी में 150 नंबर आता है, तो आप उसका सिलेबस उठा के देखें तो उसमें जो छोटी छोटी बातें लिखे हैं, जैसे उसमें भारत का भूगोल क्लियर मेंशन है, वहाँ नहीं दिक्कत है।
उसमें आप देखिए तो उस सिलेबस में जो जूनियर डिवीजन में जीएस का पोर्शन है, हमारे कितने ऐसे अधिवक्ता बंधु और बहन हैं जो 280 नंबर पाए थे, वाकई में 80% नंबर क्या वो जीएस में भी पाए थे? नहीं। ला इतना आसान आ गया कि 150 क्वेश्चन के ला में मुश्किल बहुत ही कम जो लड़का रहा होगा जो 110 के नीचे गया हो, जो सिलेक्शन पाया। तो और एक सवाल पे 2 नंबर है, यानी 110 दूना 220, और अगर 120 सही किया हो 240 नंबर तो उसी से पा गया हो। तो केवल 40 नंबर तो पाया 150 में जीएस में, जो 280 पे सेलेक्ट हुआ। इमेजिन कीजिए, जो कैंडिडेट 120 नंबर क्वेश्चन सही करके 240 नंबर ले लिया ला में, मिन माइनस मार्किंग वाले पेपर में, वही लड़का केवल 150 में 40 नंबर पा रहा है। इतना कमजोर उसका जीएस है। तो जब आप एक चीज और पहचान बता दें, जब आपकी कोई तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पे बहुत वीक होती है तो ऑटोमेटिक मीन्स वीक होगा, क्योंकि फैक्ट लिखने होते हैं, और फैक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है वो प्रीलिम्स मेथड स्टडी से तैयार होता है, लाइन बाय लाइन, बेट का हर लाइन, स्पष्टीकरण, प्रोवाइडो, इलिस्ट्रेशन, समझ रहे, इंडेक्स, कुछ भी ना छूटे, लास्ट में अनुसूची, अनुक्रमणिका, सब देखना पड़ता है, और हर जगह से सवाल पॉसिबल है। ऐसे ही उच्चतर न्यायिक सेवा की जो तैयारी करते हैं, उनमें अगर लोकल लॉ और माइनर लॉ पर प्रीलिम्स लेवल पर लाइन बाय लाइन तैयारी नहीं है तो इतनी लिमिटेड सीटें आती हैं, इतना मारामारी है कि उसमें प्री नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप मंथन करते हुए अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे, खुद से मेहनत नहीं कर रहे, या हम ही जो बातें आपसे कहते हैं उसको अगर गौर से सुने तो आपका खुद मन दौड़ेगा कि सर सही कह रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। हम तो यूं ही कहते हैं आप हमसे कभी बात मत करिए, हमारा चैनल बात अपना सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर लिसन करते हैं, अगर सुनते हैं तो इस चीज़ का लाभ उठाएं, हो सकता है इस बैच में आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। तो 12 मिनट तक हम देखिए इन्हीं सब बातों में रह गए। अब 3 से 4 मिनट हम आपको एक बार वर्ड की ज्योग्राफी का वो टॉपिक दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, चाहे आप नोट भी कर लें, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से वो सवाल बनाते हैं और कौन से टॉपिक इसमें बहुत दमदार हैं, कौन नॉर्मल है, कौन छोड़ देने लायक है। इसकी भी चर्चा हल्के फुल्की मैं करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक, या वो सारे टॉपिक जिसके ऊपर चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे आपके यूपी जुडिशरी का हो, यूपी एपीओ का हो, उच्चतर न्यायिक सेवा का हो, क्वेश्चन संभव है। आइए शुरू करते हैं। आप लोग नोट करेंगे तो आपको अच्छा वो मिलेगा, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि केवल नोट करने से गाड़ी नहीं चलेगी। हम सीधे बोलते जा रहे हैं। पहली टॉपिक आती है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अब इसमें भी, इस टॉपिक में आप सोचिए इतना टॉपिक बनता है, टॉपिक में टॉपिक। पहले तो बनता है जनरल इंट्रोडक्शन, फिर बनता है सोलर सिस्टम, सौर मंडल, फिर द सन, फिर द प्लेनेट, फिर द सैटेलाइट, फिर द सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, और धूमकेतु क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स। उसी में यानी ब्रह्मांड और सौर मंडल में एक और टॉपिक आता है उल्का एवं अन्य आकाशीय पिंड, मेटोरेट एंड अदर हेवनली बॉडीज। उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण सवाल जहाँ से अक्सर सवाल बनता है, ये ब्रह्मांड और सौर मंडल में ही टॉपिक है, उसके अंतर्गत ये है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स। उसके बाद आता है ज्वार भाटा, टाइड्स। हाँ, एक क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अब कम हो गया, समय और तिथि पर आधारित, कि जिस समय भारत में ये बज रहा है फिलीपींस में क्या बज रहा होगा। ये सवाल बहुत पहले पूछा जाता था, अब ये कम हो गया, लेकिन फिर भी ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। अक्षांश रेखा पहला, द लेटीट्यूड लाइन, उसके बाद देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, उसके बाद विषुवत रेखा, इक्वेटर, उसके बाद कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। अन्य तथ्य भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, मिसेलेनियस बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, अदर फैक्ट भी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, विश्व के देश, राजधानी और सीमाएं,
द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल बाउंड्री। उसमें क्या होता है विश्व के देश में, आपको द कॉन्टिनेंट देखना होता है, महाद्वीप, उसके बाद द कंट्री, उसके बाद उनकी द कैपिटल राजधानी, उसके बाद नगर और शहर किसके किनारे वो बसे हैं, द टाउन एंड सिटी, और उसके बाद बाउंड्री, वो स्थल अवरुद्ध हैं, जल अवरुद्ध हैं, उनके आजू बाजू की सीमाएं किस क्षेत्र से, किस राज्य से, किस देश से टच करती हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिस्से में मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकल सरनेम्स। कहने का मतलब विश्व के नगर एवं भौगोलिक उनके उपनाम क्या हैं। इसमें भूगर्भिक इतिहास एवं रॉक सिस्टम भी, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई, चट्टानी है जिसे गोंडावाना क्षेत्र, यूरेशियन, मतलब तमाम चीज़ें। तो उसमें सबसे मेन जो भूगर्भिक इतिहास यानी भूगर्भ, पृथ्वी के भीतर का विकास कैसे हुआ, पहाड़ कैसे बने, इसके बारे में आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना पड़ता है। उसके लिए फिर अगली टॉपिक होती है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। उसके बाद आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। उसके बाद आखिरी टॉपिक इसमें आता है रॉक सिस्टम यानी चट्टान एवं शैल तंत्र, इसी में आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद आता है पर्वत एवं पठार। दिल्ली एनसीआर में कल के रात में शायद या दिन में भूकंप आने के झटके, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत पूछी जाती है। पर्वत एवं पठार, द माउंटेन एंड प्लेट्यू। उसके बाद पर्वत, मरुस्थल, डिजर्ट। उसके बाद दर्रा, द पास, ज्वालामुखी एवं भूकंप, वोल्केनो एंड अर्थक्विक, ज्वालामुखी भूकंप, अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर, द ड्रेनेज सिस्टम एंड रिवर साइड सिटी। अपवाह तंत्र इसमें पढ़ना होता है, द ड्रेनेज सिस्टम। अक्सर ये वृक्ष, पत्तियों की वृक्ष वाला जो होता है उस तरीके का अपवाह तंत्र है। तमाम तरीके के अपवाह तंत्र होते हैं। ये साइंस का एक प्रकार से ज्योग्राफी ऐसे लगेगा जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या प्योर साइंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद नदियों के किनारे स्थित नगर, एकदम फोकट का सवाल पूछते हैं ये कि रोम किस नदी के किनारे है, वो खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। उसके बाद आता है द ओशियन एंड सी, महासागर एवं सागर। महासागर पहली टॉपिक होती है, उसके बाद द सी, सागर। महासागरीय जलधाराएं, ओशियन वाटर करेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले हुआ करता था, लेकिन अभी भी कभी कभार सवाल पूछ लेते हैं। लेब्रोडोर, कनारी, गल्फ स्ट्रीम है, ये सब जलधाराएं हैं। उसके बाद जैसे जल संधि और महासागरीय गर्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। द स्टेट एंड ओशियनिक ट्रफ, और जल संधि को कहते हैं द स्टेट और महासागरीय गर्त को कहते हैं ट्रम्प। कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं अब भी। उसके बाद आता है द गल्फ एंड आइसलैंड, खाड़ी क्या है, द्वीप क्या है, प्रमुख खाड़ियाँ मेजर गल्फ्स क्या हैं, द्वीप समूह आइसलैंड किसे कहते हैं, झीलों एवं जलप्रपात, द लेक्स एंड वाटरफॉल। वाटरफॉल जैसे एमपी के कुछ एरिया हैं, झारखंड के कुछ एरिया हैं जहाँ वाटरफॉल कई हैं और मशहूर हैं, तो उन पर सवाल बनता है। उसके बाद झीलों पे भी सवाल बनता है, द लेक्स, और जलप्रपात वाटरफॉल्स पे भी सवाल तो बनता ही बनता है। फिर एक टॉपिक आती है द बुल्ट अप लैंड बाय वेरियस मोशन, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थल रूप। वायुमंडल का संगठन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड ब्लो। उसके बाद इसी में जो एयर प्रेशर वाली टॉपिक है, आप जरा गौर कीजिए कितना महत्वपूर्ण है अंदर। वायुदाब पेटी, एयर प्रेशर बेल्ट। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से सवाल दो जगह से, तो बैरोमीटर से जुड़ा मौसमी कार्यवाही से, और यह ह्यूमिडिटी पे केवल सापेक्षिक आर्द्रता जानने के लिए सवाल पूछ बैठते हैं, समझ रहे हैं, तो इसको भी तैयार रखें, ह्यूमिडिटी। उसके बाद आता है पवन संचार, एयर ब्लो। उसके बाद आता था साइक्लोन। एक दो सवाल जैसे जो नाम दिए जा रहे हैं चक्रवातों के, जो तटीय चक्रवात आ रहे हैं इस समय, उसके आधार पे भी करंट से जुड़ा हुआ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल रहता है। उसके बाद आता है द साइक्लोन जब हो जाएगा, जलवायु एवं घास के मैदान, द क्लाइमेट एंड ग्रासलैंड। उसके बाद द क्लाइमेट और घास के मैदान, ग्रासलैंड, समझ रहे हैं। उसके बाद द फॉरेस्ट एंड सोयल, वन एवं मिट्टी, घास के मैदान ग्रासलैंड, फिर द फॉरेस्ट एंड द सोल। उसके बाद एक नई टॉपिक आती है, जैसे जो आप देखते हैं खास करके ऑस्ट्रेलिया में, जो उधर न्यू साउथ वेल्स का इलाका है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी हिस्सा, उसमें एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो एक बहुत ही चर्चित और अक्सर सवाल आ जाता है, गलत होता है, प्रवाल भित्ति एक टॉपिक है। खनिज संसाधन, कोयला, लौह संसाधन, बॉक्साइट, तांबा, अन्य खनिज, इसके बारे में तो बताने नहीं, आपको पता है।
उसके बाद आता है ऊर्जा संसाधन, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। द एनर्जी रिसोर्सेज, औद्योगिक क्षेत्र, द इंडस्ट्रियल जोन, मानव प्रजातियाँ, ह्यूमन रेसेस, परिवहन ट्रांजेक्शन में रेल परिवहन, हवाई परिवहन, जल परिवहन, अन्य परिवहन, कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। समझ रहे हैं, इतनी टॉपिक है। सोचिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर इतना हम लोगों ने देखा। ऐसे ही आप समझिए हर टॉपिक जो आप अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका घाल मेल हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट नहीं कभी बनेगा जीएस में। इससे क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस में एक लिमिट तक ही चीज़ों को लिखते हैं और बार बार दोहराते हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि अगर मान लीजिए साइक्लोन से सवाल आया तो टॉपिक नंबर कहाँ से आया, उसमें हमने कितने साइक्लोन के बारे में क्या विवरण लिख रखा है। पर्सनल नोट्स इसी को कहते हैं। कैसी भी पत्रिका मैं रिकमेंड कर दूं, कैसा भी बुक बोल दूं, सफिशिएंट कोई नहीं है। इसमें कई चीज़ों का, खास करके एनसीईआरटी बेस्ड बुक का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो लड़का बिल्कुल कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ से बैठे बैठे कह दूँ बेटा 6 से 12 तक के ले आओ पढ़ो, तो जब तक वो पढ़ेगा तब तक एपीओ का प्री होके निकल जाएगा। तो हमारी मुश्किलात ये है कि मैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में किसी स्पेशल लेखक का नाम लेकर या किसी स्पेशल पत्रिका का नाम लेकर आपको हम मिसगाइड नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात हमेशा समझिएगा कि अगर बिल्कुल आप जीएस की ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते तो प्रोसेस यही है। जो लोग बहुत परिपक्व हो जाते हैं, जिनका एक भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं कटता, अक्सर जानते हो क्या, यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, स्पेशल सब्जेक्ट से वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं। इतनी लामजबूत है कि वो एपीओ और जे का प्री भी निकाल लेते हैं, उनको आप परास्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जान दीजिए जो पेपर बाहर आता नहीं है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, वैसे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो परीक्षा होती है उसमें बहुत लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और वो लेवल का सवाल बगैर पढ़े डेप्थ में आएगा नहीं। और डेप्थ पढ़ने का मतलब चाहे लॉ का पोर्शन हो या जीएस का पोर्शन हो, ऐसे टॉपिक वाइज बना के पढ़ा जाता है। तो आज तो हमने ज्योग्राफी पे बात कर ली, लेकिन मैं भले से सिलेबस में आपके यूपी एपीओ में जे में तो है, भारत के भूगोल की टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। 22 मिनट पूरा हो गया है, गंभीरता से समझिए। हमको डायरेक्ट आपका एग्जाम खुद से अपने हाथ से नहीं देना, ना मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आप नहीं सुनते, एचजेएस के बच्चे भी सुनते हैं, एपीओ के बच्चे, अपने स्टेट गैर स्टेट बहुत सारे बच्चे सुनते हैं। जो जहाँ है इसको इंट्रोड्यूस करके अपने लेवल सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सी परीक्षा देनी है कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपको अमूल चूल लाभ मिलेगा, केवल सुनकर रह जाने मत दीजिएगा। जो चीज़ कह रहा हूँ ये चीज़ मार्केट से लाके उस पर काम करिए, तो आप करके तो देखिए आपका जीएस कैसे नहीं इम्प्रूव होता। मैं ऐसे हज़ारों लड़कों को कह सकता हूँ जो 2022 और 18 की एपीओ आई, उसमें हज़ारों, कई हज़ार, 74,000 फॉर्म पड़ा। आप इमेजिन कीजिए उसमें से बहुत सारे लोग, काउंट नहीं कर सकते इतने सारे लोग, कोई जानकारी नहीं। समझ रहे हैं, इतने सारे लोग स्टडी करते हैं लेकिन जीएस पर फोकस नहीं। उनके टॉपिक में इतनी कमजोरी है कि 50 में वो 5 नंबर भी नहीं पाए। आप ऐसे ला वालों को पाएंगे जो 90 के ऊपर चला गया 100 में ला में, लेकिन वही लड़का जीएस वाले पोर्शन में या तो इतना गलत कर दिया या तो इतना मिनिमम करके आया है कि वो 10 नंबर से ज़्यादा पा ही नहीं सकता। और इसमें कोढ़ में खाज का कार्य क्या कर रहा है, यूपी कमीशन का बदला हुआ रवैया और नए सिलेबस पे जो क्वेश्चन का नेचर है बिल्कुल बदल के रख दिया है। पहले जहाँ एक एक लाइन में पूछा जाता था कि किस जिले की आबादी सर्वाधिक है, कौन 10 महानगरीय में से नहीं है, ये सब नहीं पूछ रहा। अब वो उसमें कूट बना करके सोचिए, विश्व टेनिस का खिलाड़ी जो है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो चाहे अमेरिकी ओपन हो, ये सारे जो गेम होते हैं इनके नाम इतने टेढ़े होते हैं कि याद करना आसान नहीं होता। लेकिन हर साल इन 5 ओपन में से एक सवाल रहता ही रहता है। जब हमको ऑलरेडी ये सीक्वेंस जोन एरिया पता है कि ये आता ही आता है, तो कब पढ़ेंगे भाई। हमारा वक्त है, हमारा करियर सफल नहीं हो पाया, हमें चिंता भी होनी चाहिए। तो आप उस समय को मेरे कहने के अनुसार अगर भुना लेते हैं तो मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और कल हम इंडियन ज्योग्राफी पे टॉपिक पे आप बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगेंगी। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जीएस तो सभी में आता है। चाहे आप एचजीएस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी आपको फेस करना है 100 नंबर का जीएस मेंस में, और 10 नंबर से 12 नंबर का जीएस प्री में ही।
जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र एचजीएस में होता है, एचजीएस सुनने वाले सभी स्टूडेंट जानते होंगे। जब वो ये पूछ सकते हैं कि नन्हा मुन्ना राही किसने लिखा, जब वो ये पूछ सकते हैं कि हिमा दास कौन है, जब वो ये पूछ सकते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें सबसे पहला भारत ने कौन सा सेंटर स्थापित किया, कौन वैज्ञानिक पहले गया था आर्कटिक प्रदेश में, तो ये सब जानकारियाँ जो हैं बिल्कुल बेसिक करंट और अपडेट साइंस, अपडेट इकोनॉमिक्स, अपडेट हिस्ट्री की हैं। अगर ये सब चीज़ें आप इंटरेस्ट नहीं रखते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, गप सड़ाका करते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन नहीं है भाई। कंपटीशन एक दूसरी दुनिया है। अगर गलत ढंग से कोई लड़का उसमें नहीं घुसा है तो सबके दिमाग के परचून निकाल देता है कंपटीशन। सारी सौदागिरी जड़ से ख़त्म करता है कंपटीशन। वहाँ ब्रांडेड कपड़े नहीं काम आते, वहाँ भौकाल काम नहीं आता। मैं कैसे कह चुका 3-4 वीडियो पहले कि जो लड़का आपको हर बात इंटरव्यू देता मिले, असल में उसका प्री नहीं होता। ध्यान रखना, जो लड़का हर बार कहे कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, असल में वो प्री ही नहीं हो रहा उसका। ऐसे ही आपके समय को आकर के आपके कमरे पे अगर कोई चाटता है तो उससे दुश्मनी कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति, आपके माँ बाप के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आपका समय चाट रहा है तो ये समझ जाइए वो आपका दुश्मन नंबर 1 है। ये लड़ाई जो स्टार्ट हो चुकी है मेरे हिसाब से, मेरा 7 टेस्ट प्री और मेंस का तो हो ही गया है एपीओ का, मैं जुडिशरी तो कंटिन्यू कराया उसमें, चूंकि सबका समान रूप से नहीं चल रहा, इसलिए मैं ये कह पाने में असमर्थ होता हूँ कहाँ तक कौन पहुँचा, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन चल रहा है। तो ये सीरीज से भी जुड़ करके उसके समय की उपयोगिता से अपने समय बचाकर अपने ज्ञान का संवर्धन करके हमारे द्वारा जो अनुभव आपको मिल रहा है क्वेरी के माध्यम से, कमियां जो बता रहा हूँ, उस पर भी आपका फोकस होने का भी समय है। नहीं हड़बड़ी में कैसे करेंगे भाई, जब प्री कर मेंस एग्जाम दे के आए हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो समय बिल्कुल नहीं मिलता। मिलता क्या मिलता बताइए, जब आपको धुंधुभी बज गई कि आप प्री क्वालिफाई हैं, तब अब कहाँ, अब तो बिल्कुल 100% लग जाना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और यूपी एपीओ 2022 का अनुभव लेते हुए मैंने पहले से डिसाइड किया था कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो एक स्पेशल जो क्लास या जो सीरीज की बात है वो मैं तब करूँगा। लेकिन हल्का सा हिंट मैंने दे दिया है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो 20 से 25 टेस्ट का एक ऐसा कार्यक्रम रखूँगा जो बहुत मिनिमम फीस पर हो और आप लोग भी उसको जुड़कर मजा ले सकें। मजा लेने का मतलब ये है कि आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। इसमें मजा लेने वाली कौन सी बात है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जब जिस मोड़ पे अच्छी चीज़ मिले उसको पाने में देरी मत करिए, उसके लिए सब कुछ अपना खपाइए जो खपाना चाहिए, तभी आप साहब बनेंगे। चाहे आप कोर्ट साहब बने, चाहे आप जूनियर डिवीजन में जज साहब बने, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठे, इन तीनों में से कोई भी पद अर्जित करने के लिए इन्हीं प्रकार के संदेहों सुबहों से अलग स्थिर चित्त होकर के कठोर मेहनती और अनुशासन परक जिंदगी जीने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। चाहे वो हमारी अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए, जितनी विनम्रता, सहजता और सुशीलता आप में होगी आपकी ऊंचाई उतनी ही बढ़ती जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके अंदर अहंकार, कटुता, ईर्ष्या ये सब चीज़ें चल रही हैं तो आपके पतन के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पतन खुद हो जाएगा। ठीक है, आज की बात पूरी हुई, कल हम इंडियन ज्योग्राफी पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग बहुत अमूल्य प्यार भी लुटा रहे हैं, हम आप सभी के आभारी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो सीरियस बंदे ला के फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा चैनल पहुंचाएं। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभरात्रि।